हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का सेशन। ओके, फार्मास्यूटिक्स के सेशन में सबसे पहले आज मैं डिस्कस करूंगी डोजेस फॉर्म, और मैं आपको नोट करवा दूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको कल के सेशन में ये नोट करवा दूंगी कि हम कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज आप लोग जानते हैं रिविजन टाइम है, क्रैश कोर्स है, रिवीजन टाइम है। तो इस टाइम का मतलब क्या होता है कि भाई आप लोगों को रिवीजन करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं जो आपको सिलेबस में टॉपिक्स टिक करवाने वाली हूँ, उन टॉपिक्स को सबसे पहले हम कवर कर लेंगे। कहने का मतलब है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए हमारा क्या होगा। सबसे पहले सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सिलेबस में से मैं आपको टिक करवा दूंगी। सिलेबस में से मैंने आपको टिक करवा दिया। जैसे कि मान के चलिए मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर, अगर मैंने यहाँ पे आपको 15 टॉपिक्स टिक करवाए कंप्लीट सिलेबस में से, 15 टॉपिक टिक करवाए, तो इसका मतलब है इसमें से, इन 15 टॉपिक में से आपको एग्जाम में 90% तक मिलेगा। 90% तक जो पेपर होगा वो इन्हीं 15 टॉपिक से होगा। बाकी का जो 10% है वो हम क्विक रिवीजन में कवर करेंगे, या फिर वो जब हमारे ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तब कवर करेंगे। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। इसी स्ट्रेटेजी से आपने पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, वो टॉपिक सबसे पहले मैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर कवर करूंगी। ठीक है जी। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है चैट सेशन में लिखो। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है भी तो उसका मैं अभी रिप्लाई नहीं करूंगी। इसका रिप्लाई आपको मिलेगा सैटरडे को। सैटरडे को मेरा सेशन होगा जो कि डाउट सेशन के नाम से होगा। उस डाउट सेशन में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आपको वहां पे पूछने। तो एक हफ्ते तक मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बिकॉज जैसे ही आप लोग चैट करने लग जाते हो उसमें मैं भी डिस्टर्ब, आप लोग भी डिस्टर्ब, बाकी क्लासमेट भी डिस्टर्ब। ठीक है जी। चैट सेशन जो रहेगा वो मैं आपका ऑफ कर देती हूँ। उसके बाद लास्ट में, जब एक हफ्ते के बाद सैटरडे वाले दिन आपका चैट सेशन चलने वाला है, जिसमें कि पूरा जितने भी टाइम, आधे घंटे आप बोलोगे, 1 घंटा आप बोलोगे, उसके हिसाब से जितने भी जिसके डाउट्स होंगे उस हिसाब से मैं आपके लिए चैट लेके आऊंगी। चैट विद चैट सेशन और विद डाउट सेशन, ये भी बोल सकते हैं, डाउट सेशन भी चैट सेशन भी। ठीक है जी। वो सैटरडे को होगा। मेरी क्लास में कोई नो डिस्टर्बेंस, बिटवीन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। टॉपिक समझ में आने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि आप लोगों को डाउट बचे। डाउट बचेगा ही नहीं, मुझे पता है, मुझे बिलीव है, विश्वास है। आप लोग भी देखिएगा, पढ़ाने के बाद आपको कोई डाउट बचने ही नहीं वाला है। ठीक है जी। चलिए, ओके। तो डोजेस फॉर्म आप लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट हम अगर बात करें फार्मा का, तो उसमें डोजेस फॉर्म ही आता है। तो डोजेस फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। कल मैं आपके सिलेबस में टिक करवा दूंगी, तो सिलेबस लेके बैठिएगा। मेरी क्लास शुरू से होने से पहले सिलेबस लेके बैठ जाइएगा और सिलेबस में टिक कर लेना है आपने। ठीक है जी। तो डेफिनेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म क्या होती है? किसी भी ड्रग की वो फॉर्म जो कि सुटेबली पेशेंट के को एडमिनिस्टर करवाई जाए, वो फॉर्म कहलाती है डोजेस फॉर्म। ठीक है। जब किसी ड्रग को, किसी मेडिसिन को, मेडिसिन ले लीजिए, किसी ड्रग को, मेडिसिन को किसी फॉर्म में डाल दिया जाए, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो सेमी सॉलिड हो, किसी भी फॉर्म में जब उसे डाल दिया जाए तो वो कहलाती है उसकी डोजेस फॉर्म। चलिए जी, डेफिनेशन नोट कर लीजिए फटाफट। डेफिनेशन नोट करके सब लोग। डेफिनेशन में डोजेस फॉर्म आर द सेफ। डोजेस फॉर्म क्या होती है? सेफ होती है, इफेक्टिव होती है, स्टेबल होती है, terms in which medicine will be delivered into the body। मैंने जैसे कि आपको ये चीज पहले ही बता दी। ड्रग की वो फॉर्म जो कि पेशेंट की बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सके, पेशेंट की बॉडी के अंदर हम डाल सके, वो कहलाती है उसकी डोजेस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा बच्चा है, कोई इन्फेंट है, कोई चाइल्ड है, अगर हम उसे कोई ड्रग दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, तो क्या वो टैबलेट ले लेगा? उस छोटे बच्चों को हम इंजेक्शन भी जल्दी से नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाते हैं, कि जैसे वो पानी पी रहा है, मिल्क ले रहा है, ठीक है, लिक्विड चीजें इंटेक कर रहा है, उसी तरीके से वो इजीली जो है वो ड्रग भी इंटेक कर लेगा। तो वो लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गई। ठीक है जी। सो इस तरीके का सॉलिड डोजेस फॉर्म क्यों बनाते हैं? फिर टैबलेट क्यों बनाते हैं? टैबलेट इसलिए बनाई जाती है कि घरों में रखी रहे। ठीक है जी। मेडिकल स्टोर्स पे इजीली रखी रहे, वो जल्दी खराब नहीं होती है, उनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है सॉलिड डोजेस फॉर्म की। क्लियर हो रहा है? और भी बहुत सारी चीजें अभी पढ़नी है हमें फार्मास्यूटिक्स के अंदर। तो ड्रग की वो फॉर्म, ड्रग की वो फॉर्म जो कि पेशेंट की बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाने में हेल्प करे, वो कहलाती है उसकी डोजेस फॉर्म। क्लियर हो गया? चलिए, डोजेस फॉर्म आर एसेंशियली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज मार्केटेड फॉर यूज, टिपिकली इन्वॉल्विंग इन अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव ड्रग कंपोनेंट्स एंड एक्सिपिएंट। अब ये दो चीजें आ गई हमारे पास, एक्टिव ड्रग कंपोनेंट और एक्सिपिएंट। अब एक्टिव ड्रग कंपोनेंट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, हम बना रहे हैं पैरासीटामोल। ठीक है,
पैरासीटामोल जो ड्रग है वो बन रही है, हमारी टैबलेट बन रही है पैरासीटामोल। तो इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, जो इसका केमिकल, जो मेन केमिकल है वो तो होगा इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। और एडिटिव्स क्या होते हैं? एडिटिव्स वो होते हैं जैसे कि इसमें अगर कोई कलर हमें मिक्स करना हो, ठीक है, कोई कलर मिक्स करना हो, कोई हमें इसमें आपको फ्लेवरिंग एजेंट डालना हो, कोई स्वीटनिंग एजेंट डालना हो, तो इस तरीके के जो एजेंट्स होते हैं, या फिर इसकी डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए, फिब्रिलिटी रेट को मेंटेन करने के लिए। अभी मैम फिब्रिलिटी क्या होता है? मतलब जैसे कि ड्रग है, हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो फिब्रिलिटी रेट ये होता है कि जब वो इधर से उधर जाए तो वो उसके जो पार्टिकल्स है वो इधर उधर बिखर ना जाए, वो कहलाता है उसका फिब्रिलिटी रेट। ठीक है जी। तो ये सब जो डलते हैं, जो एडिटिव्स डलते हैं, वो कहलाते हैं आपके एडिटिव्स, मतलब एक्सिपिएंट्स। अब इसमें एक होता है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है? ड्रग के अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट हम मिला दें जिससे कि वो खराब ना हो, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ी रहे। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई? आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर हो रही है क्लियर तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, वैसे तो मुझे लगता है कि नहीं होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। These dosage form are classified in several way as mentioned below by the which are the drug molecule? Yes, देखिए जो ये ड्रग्स होती है बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड होती है। सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, फिर उनके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। अब वो क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है, वो देखिएगा। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे डोजेज फॉर्म। अब इसका क्लासिफिकेशन हमें करना है, डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन करना है, तो राइट करते जाइएगा। यही चार्ट आपने बना के आना है अपने एग्जाम में। अगर आप फाइनल पेपर में ये चार्ट बना के आओगे, 110% में श्योर हूं कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन के मार्क्स की बात करूं, कम से कम 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन अगर इससे पूछा जाएगा तो वो सिंपल कोई भी डोजेस फॉर्म का पार्ट पूछा जाएगा, पूरा डोजेस फॉर्म शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा। अगर आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। मतलब इस डोजेस फॉर्म से 10 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, आपके पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन कम से कम मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं आपके क्लियर करवाऊंगी सबसे पहले, जिससे कि आपका 90% जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। 10% जो बचेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, वो हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है जी। तो डोजेज फॉर्म में सबसे पहले क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रूट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, समझाऊंगी अभी ये भी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म ऑफ डोजेज फॉर्म। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो डोजेज फॉर्म को क्लासिफाई किया जाएगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, कि भाई रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे? आप मुंह से ले रहे हैं, ओरल डोजेज फॉर्म। ठीक है, आप इंजेक्शन ले रहे हैं, पैरेंटरल डोजेज फॉर्म। ठीक है, सबक्यूटेनियस डोजेज फॉर्म। इस तरीके से अलग अलग डोजेज फॉर्म होती है। तो उसके लिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से वो एडमिनिस्टर करी जा रही है, उसके थ्रू क्लासिफाई करेंगे डोजेज फॉर्म को। दूसरा जो है फिजिकल फॉर्म, वो दिखती कैसी है? वो लिक्विड दिख रही है, वो सॉलिड दिख रही है, वो सेमी सॉलिड दिख रही है। फिजिकल का मतलब होता है उसका दिखना, किस तरीके की वो दिख रही है। तो फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम उसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये आ जाती है हमारे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रूट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। सो आप लोग देखते जाइए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है ओरल डोजेज फॉर्म। ओरल डोजेज फॉर्म मतलब ओरली, मुंह से लेने वाली डोजेज फॉर्म। रेक्टल डोजेज फॉर्म मतलब, रेक्टल डोजेज फॉर्म मतलब रेक्टल के थ्रू डोजेज फॉर्म जो इंसर्ट की जाती है वो बोला गया है। रेस्पिरेटरी इनहेल डोजेज फॉर्म। ठीक है, रेस्पिरेटरी मतलब जो इनहेलर वगैरह होते हैं, रेक्टल मतलब जो प्राइवेट पार्ट के थ्रू जैसे सपोजिटोरी वगैरह होगी वो होगी। उसके बाद ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म। ठीक है जी। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कौन सी होती है? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मोस्ट स्टेराइल होती है, जैसे कि आई ड्रॉप हो गई, ईयर ड्रॉप हो गई, ये सब होती है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर नेक्स्ट में बात करूं टॉपिकल डोजेज फॉर्म। अब व्हाट इज टॉपिकल? टॉपिकल का मतलब क्या होता है जी? टॉपिकल का मतलब होता है जो आपकी स्किन पे लगाई जाती है। स्किन पे मतलब कैसे? क्रीम हो गई है ना, तो वो टॉपिकल जो स्किन के ऊपर टॉपिकली लगाई जाती है। पैरेंट्रल क्या हो गई? मतलब आपके इंजेक्शन वगैरह हो गए। ठीक है, वो इंट्रावेनस भी हो सकता है, ठीक है, मस्कुलर भी हो सकता है, पेरेंट्रल हो गया। वेजाइनल डोजेज फॉर्म, वेजाइना के थ्रू जो प्रिपरेशंस जो इंसर्ट की जाती है जो कि बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए। ठीक है, ये मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन्स, प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह को, या फिर किसी को पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है तब ये प्रिपरेशन यूज होती है। नेजल डोजेज फॉर्म, नाक में डालने वाली जो होती है वो नेजल डोजेज फॉर्म होती है। ठीक है जी। तो क्लियर हुआ बेटा?
ये क्लियर हुआ पोर्शन? सबको क्लियर है? ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये आ जाती है अपनी क्या, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म ऑफ द डोजेस फॉर्म। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि वो ड्रग देखने में कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड डोजेस फॉर्म, जो आप टैबलेट वगैरह लेते हो, कैप्सूल लेते हो, दीज आर सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का मतलब है पेस्ट हो गया, ठीक है, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया। लिक्विड डोजेस फॉर्म में सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, सिरप हो गया, एलिक्सर हो गया। गैसियस डोजेस फॉर्म में क्या हो जाते हैं आपके, इनहेलर वगैरह आ जाते हैं, ये सब आपके गैसियस में आ जाते हैं, ठीक है। नेबुलाइजर वगैरह हो गए, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, गैसियस डोजेस फॉर्म में आ जाते हैं। क्लियर हुआ? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही नहीं सकते, ब्लॉक हो जाओगे, रहने दो, यहीं से बना लेना है चार्ट, ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लो। चलो ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपका, सो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म बेस्ड ऑन द रूट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म बेस्ड ऑन द रूट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको मतलब तो बता दिया, लेकिन अब डेफिनेशन तो हमें लिखनी पड़ेगी ना भाई पेपर में, तो डेफिनेशन मेरे को नोट करवानी पड़ेगी। समझ में आपको आ गया होगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस रूट से हम वो ड्रग ले रहे हैं वो कहलाएगी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वो ड्रग का क्या होगा भाई, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म बेस्ड ऑन द रूट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। The route of administration for a drug product is usually determined by the physiochemical characteristic of the drug molecule. Dosage form are classified based on the route of administration into, ठीक है जी। route of administration मतलब किस रूट से दवाई ले जा रही है उसको बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दवाइयां ली जा रही है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है ओरल डोजेस फॉर्म। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया ओरल डोजेस फॉर्म, उसके बारे में देख लेते हैं। ओरल डोजेस फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। वैसे तो ओरल डोजेस फॉर्म होता क्या है, सिरप हो गया, टैबलेट हो गया, जो कि ओरल, जो आप मुंह से लेते हो वो सारी दवाइयां होती हैं ओरल डोजेस फॉर्म, लेकिन डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। सो उसके लिए ओरल डोजेस फॉर्म में, ओरल डोजेस फॉर्म कंप्राइज फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टेकन ओरली फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। यस, आपके सिस्टमिक इफेक्ट के लिए वो मुंह से ओरली ली जाती है, वो दवाइयां कहलाती हैं ओरल डोजेस फॉर्म, ठीक है जी। उसके बाद दे आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वेरियस epithelia and mucosa of the gastrointestinal tract at varying rate of the exception of drug that are absorbed in the buccal cavity, right। अब देखिए ओरल डोजेस फॉर्म जो होती है ना, उसको देखिए क्या होता है जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे कि कोई भी मेजर आपको पेन हो रहा है, पेट में कोई ज्यादा दर्द हो रहा है ना, किसी को पथरी का दर्द होता है ना, किसी को स्टोन हो जाता है, उसके कारण बहुत भयानक दर्द होता है, तो पेशेंट डॉक्टर को बोलता है कि आप जल्दी से इंजेक्शन दे दीजिए, दवाई से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है कि मेडिसिन जो आप मुंह से ले रहे हो उसे कहां कहां से, देखिए यहां से शुरू होगी और यहां तक पहले आपके स्टमक तक पहुंचनी है। स्टमक तक पहुंचने के बाद स्टमक में क्या होता है, एसिड होता है, HCl होता है। उस HCl से कैसे बच के वो साइट ऑफ एक्शन तक जाएगी जहां पे उसे एक्शन देना है, तो उसे कितने सारे यहाँ पे रूट क्रॉस करने पड़ेंगे, कितने सारे रास्ते चल के, और जब जाना पड़ेगा उसे कहाँ पे, साइट ऑफ एक्शन पे। उसी तरीके से क्या होता है, इंजेक्शन जल्दी असर क्यों कर देता है, क्योंकि वो सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में लगा है ना, उसे पेट वेट से मतलब नहीं है, सीधा नसों में लगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में लगा, ब्लड के थ्रू साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच गया बहुत जल्दी, तो इसलिए उसे जल्दी क्या असर उसका इसलिए जल्दी होता है, ठीक है जी। तो ये हो गया, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि वो कैसे कैसे आती है, एब्जॉर्ब होती है, कहाँ कहाँ वो आपके एपिथेलिया और म्यूकस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट माउथ से शुरू होता है और आपके पेट तक रहता है, उसे बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। उस पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को पार करेगी, फिर जाएगी साइट ऑफ एक्शन पे, ठीक है। ये हो गया क्लियर। उसके बाद एग्जांपल इंक्लूडिंग टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, लोजेंजेस, पिल्स, ग्रैन्यूल्स, पाउडर, इमल्शन एक्सेट्रा। कुछ सस्पेंशन ऐसे होते हैं जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी दिए जाते हैं, कुछ इंजेक्शन ऐसे आते हैं ना, सस्पेंशन मैं बताऊंगी सस्पेंशन होता है क्या है, कुछ इंजेक्शन फॉर्म में भी होता है, इमल्शन भी कुछ इंजेक्शन फॉर्म में होता है, कुछ ओरली भी ये लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए। तो आप लोग ये सारी चीजें, ये मैंने जो ये आप लोगों के लिए पॉइंट्स बनाए, ये भी ऐसे बनाए कि आपको अभी के अभी याद हो जाए। मेरा मोटिव ये है जो भी मैं आपको पढ़ाऊं आपके अभी के अभी याद हो जाए, जस्ट, ठीक है। चलिए ओके, क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद अगर मैं बात करूं
टॉपिकल डोजेस फॉर्म, अब टॉपिकल मैं बता चुकी हूँ सारी चीजें आपको, लेकिन फिर मैं वही बोलती हूँ डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है मैं इसमें क्या करना पड़ेगा जी, इसमें हमें देखना पड़ेगा डेफिनेशन लिखनी कैसे है। तो इसमें टॉपिकल डोजेस फॉर्म, थोड़ा फास्ट तो नहीं लग रहा आप लोगों को कि मैम फास्ट पढ़ा रही है? चलो ठीक है, फास्ट अगर आप लोगों को लग रहा है तो मैं आपको जो अभी पीछे पढ़ाया है वो बता देती हूँ। जो हमारा डोजेस फॉर्म है, डोजेस फॉर्म ऐसी ड्रग की ऐसी फॉर्म होती है जो कि हम क्या करें, इजीली एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में, है ना। इस तरीके से अलग अलग फॉर्म दी जाती है ड्रग को। जैसे कि एक अगर मैं एग्जांपल लूं कॉम्बी फ्लैम का, तो उसका सिरप भी आता है ना, और वो किस में आती है आपकी, सॉलिड डोजेस फॉर्म में तो आती है, टैबलेट आती है उसकी, ठीक है, कॉम्बी फ्लैम की, उसका सिरप भी आता है छोटे बच्चों के लिए। तो इसी तरीके से डोज को अलग अलग फॉर्म देना वो कहलाता है डोजेस फॉर्म, ठीक है जी। उसके अलावा उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो उसकी फिजिकल फॉर्म के थ्रू हम उसे क्लासीफाई करेंगे, और दूसरा हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो मुंह से लेने वाली दवाइयां हैं वो अलग हो जाएंगी। मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भाई, ओरल डोजेस फॉर्म जो कि ओरली ली जाती है वो सब एक कैटेगरी में रखी जाएंगी, जो पेरेंटरली दी जाती है वो एक कैटेगरी में रखी जाएगी, है ना। तो ये होता है। और फिजिकल फॉर्म में हम कैसे करेंगे भाई, अगर वो सॉलिड दिख रही है तो वो सॉलिड कैटेगरी में है, अगर वो लिक्विड दिख रही है, दिख कैसी रही है, तो वो उसी कैटेगरी में डाली जाएगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया अभी तक ओरल डोजेस फॉर्म, अब हम कर रहे हैं टॉपिकल डोजेस फॉर्म डिस्कस। तो टॉपिकल डोजेस फॉर्म में यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं टॉपिकल डोजेस फॉर्म में, फर्स्ट है दीज इंक्लूड ड्रग मॉलिक्यूल that are in a suitable solid base, example powder and aerosols, and semi-solid base or ointment, cream, foam, gel, pollucide and pesticides, or in liquid form, example solution, suspension or solid aqueous solution or emulsion which possesses either hydrophilic or hydrophobic properties, right। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है जो टॉपिकल डोजेस फॉर्म होती है उनका क्लियरली क्या होता है, उनका मतलब ये होता है भाई, जो टॉपिकल डोजेस फॉर्म होती है, आप देख रहे हैं ये ट्यूब है और ये स्किन के ऊपर अप्लाई की जा रही है। मैंने आपको पहले बताया था, डेफिनेशन है, नोट करनी पड़ेगी, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इन्होंने डेफिनेशन में जनरली ये बोला है कि ये आपके सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, जो कि पैर पे लगाने वाला दर्द का गुमचोट का तेल भी आता है ना, वो भी लगाते हो, ट्यूब भी आती है वो भी लगाते हो, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी होता है वो भी लगाते हो। तो इस तरीके से ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है जो कि आप अपनी बॉडी के स्किन के ऊपर अप्लाई करो, वो कहलाता है टॉपिकल डोजेस फॉर्म, ठीक है जी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये यहाँ पे इन्होंने फिर से टॉपिकल डोजेस फॉर्म का ही दिया हुआ है। दीज ड्रग आर अप्लाइड टू द स्किन, ये ड्रग्स जो हैं वो स्किन पे अप्लाई की जाती हैं, और अदर टॉपिकल सरफेसेस सच एज आई, ईयर, नोज, मेनली फॉर लोकल एक्शन। सिस्टमिक drug delivery can also be achieved using topical preparation, example transdermal patches, through absorption of is often poor or erratic, जी ऐसा भी हो सकता है। मैंने बोला है जैसे किसी के आंख पे कुछ हो जाता है ना, तो उसके ऊपर भी इस तरीके से दवाइयाँ लगा दी जाती हैं। किसी के कान में कुछ हो जाता है तो वो बाहर से वो डाल दी जाती है टॉपिकली, जो कि टॉपिकली बाहर से लगाई जाए। दूसरी चीजें इन्होंने बोला है कि अगर कोई ऐसी चीज होती है टॉपिकली हम इंसर्ट करें तो वो कभी कभी क्या कर देती है, इरिटेट भी हो सकती है। अगर वो पुअर उसकी क्वालिटी है, अगर वो अच्छी नहीं है तो वो इरिटेशन भी कॉज कर सकती है, खुजली भी कर सकती है ना, इचिंग भी कर सकती है। तो इस तरीके की इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए जी ठीक है। उसके बाद अगर हम मेनली नेक्स्ट बात करें, सो रेक्टल डोजेस फॉर्म। अब व्हाट आर रेक्टल डोजेस फॉर्म? रेक्टल डोजेस फॉर्म क्या होते हैं? रेक्टल डोजेस फॉर्म का मतलब ये है, these are the solution, suppositories or emulsion administered rectally or locally rather than systemic effect, yes राइट मैंने आपको पहले बताया था रेक्टल डोजेस फॉर्म वो होती है जो प्राइवेट पार्ट्स में यूज की जाती हैं, ठीक है जी। प्राइवेट पार्ट में यूज की जाती हैं जहां पे आप मेडिसिन नहीं लगा सकते हो, जहां पे मेडिसिन को लगाने का कोई इफेक्ट नहीं है, जहां पे आप दवाई अगर लोगे, अगर आप इंजेक्शन लगाओगे तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ इस टाइप की प्रिपरेशन बनती हैं, सपोजिटोरीज बनती हैं, ठीक है जी। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी होते हैं, कुछ ऐसी सपोजिटोरीज भी होते हैं जिनके मोल्ड्स होते हैं, जो कि इस तरीके की प्रिपरेशंस होती हैं, वो उस पार्ट में इंसर्ट करवा दी जाती है जिससे कि वो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होकर अपना इफेक्ट शो कर सके, ठीक है। ये होती हैं क्या? रेक्टल डोजेस फॉर्म। दिस फॉर्मुलेशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिलीवर ड्रग दैट आर इनएक्टिवेटेड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड व्हेन एडमिनिस्टर्ड ओरली और व्हेन द ओरल रूट ऑफ द पेशेंट इज प्री
इंक्लूडेड। अब देखिए मैं बता देती हूँ, ये ड्रग मेनली तो यूज होती हैं इसलिए कि भाई अगर ओरल फॉर्म से हम लेंगे, ओरली अगर वो ड्रग दी जा रही है तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब जो आपके पेट में, जो आपके स्टमक में जो फ्लूइड अवेलेबल है, जो वहां पे HCl अवेलेबल है, वो उसे क्या कर देगा, उसके इफेक्ट को बिल्कुल खत्म कर देगा, वहां से वो बच नहीं सकती है। इसीलिए वो डायरेक्टली उसी पार्ट में इंसर्ट करवाई जाती है जहां से वो अपना इफेक्ट अच्छे से शो कर सके और डायरेक्टली रूट ऑफ मतलब साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच सके, तो उसी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वो दी जाती है। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। उसके बाद पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म। अब व्हाट आर पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो इंजेक्शंस होते हैं जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में दिए जाते हैं रैपिड इफेक्ट के लिए, ठीक है। दीज आर यूजुअली स्टेराइल, ये बहुत ज्यादा स्टेराइल होते हैं, फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है स्टेराइल का। उसके बाद पार्टिकुलेट फ्री एंड नॉन पायरोजेनिक सॉल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ ड्रग इन वाटर और अदर सुटेबल फिजियोलॉजिकल acceptable vehicles that are injected into the body using syringe and needle infusion set etc, right। जो सिरिंज होती हैं, जो आपकी निडल्स होती हैं, उसके थ्रू ये सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में दिया जाता है रैपिड इफेक्ट के लिए, वो कहलाते हैं आपके क्या, इंजेक्शंस। ये बहुत ज्यादा स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल क्यों होते हैं? मेनली इनका स्टेराइल होना जरूरी भी है। स्टेराइल होना भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि ये स्टेराइल नहीं होंगे तो ये सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्योंकि इंसर्ट करवाए जाते हैं तो कोई भी सीधा पहुंचते साइट ऑफ एक्शन पे। सिस्टमिक सर्कुलेशन में अगर कुछ भी इधर उधर पहुंचा तो मतलब वो पूरी बॉडी के अंदर एकदम से सर्कुलेट हो जाएगा, तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से ये क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेराइल होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी इनहेल्ड डोजेस फॉर्म। इनहेल्ड मतलब मैंने आपको बताया जो इनहेलर वगैरह होते हैं, नेबुलाइजर वगैरह होते हैं, मेनली ये इन्हें बोला जाता है इनहेल्ड डोजेस फॉर्म, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या आ जाता है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म वेयर ड्रग आर डिलीवर्ड इन गैसियस एब्जॉर्बल मस्ट अल्ट्रा फाइन सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम इनटू द लंग्स। यस, देखिए क्या होता है, क्या ये गैसियस फॉर्म में होता है? नहीं, इसमें क्या होता है, जो इनहेलर होता है उसमें टैबलेट डाली जाती हैं और वो इनहेलर जो मशीन होती है वो क्या करती है, उसे गैस फॉर्म में बना के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उस गैस फॉर्म में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, ठीक है। जो टैबलेट है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और वो एयर के थ्रू अपने सीधा कहाँ जाते हैं, लंग्स में जाते हैं, जो कि सीधा इफेक्ट करते हैं लंग्स को, सीधा पहुंच जाते हैं वहां। वही चीज अगर लिक्विड आप लोगे या सॉलिड लोगे तो वो नहीं पहुंच पाएगी। ये काम होता है इनहेलर का, ठीक है जी। उसके बाद है दीज क्लासेस ऑफ डोजेस फॉर्म आर मेनली फॉर डायरेक्ट ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसीज। यस, देखिए कोई सांस का पेशेंट होता है, कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, आपने भी देखा होगा बहुत सारे केसेस में कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, तो वो अस्थमेटिक पेशेंट जो है अगर वो जब उसे अस्थमा का दौरा आता है या उसे कोई प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो कोई देखा है आपने कि उसे टैबलेट देते हैं, टैबलेट देंगे तो मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसे इनहेलर दिया जाता है। इनहेलर क्यों उसके मुंह के एकदम से लगा दिया जाता है, वो इसलिए लगा दिया जाता है जिससे कि जो ड्रग का फॉर्म है वो डायरेक्ट उसके उस गैस के थ्रू, उस प्रेशर के थ्रू डायरेक्ट लंग्स में जा सके, है ना, और उसके जो ब्रोंक्यूल्स है वो एकदम से क्या हो सके, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं वो थोड़े से डाइल्यूट हो जाए, ठीक है, थोड़े से खुल जाए, तो उसे सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और वो नॉर्मल हो जाएगा पेशेंट, ठीक है जी। चलिए उसके बाद एग्जांपल इंक्लूड नेबुलाइजर्स। नेबुलाइजर्स आपने देखे होंगे जो कि हॉस्पिटल्स में होते हैं, जब पेशेंट जाता है तो उसे लगा दिया जाता है। जिस पेशेंट को ज्यादातर जुकाम हो, खांसी हो, तो उस टाइम क्या करने के लिए, वो जो इन्फेक्शन है उसे खत्म करने के लिए नेबुलाइजर वगैरह देते हैं जिससे कि भाप से वो सही हो सके, ठीक है। एरोसोल्स हो गए, उसके बाद प्रेशराइज्ड मेटेडोज एरोसोल्स हो गए, ये एरोसोल्स हो गए, ये सब यही होते हैं। तो इस तरीके से आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक है जी। अब वेजाइनल डोजेस फॉर्म। अब व्हाट आर वेजाइनल डोजेस फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेजाइनल डोजेस फॉर्म क्या होती हैं? वेजाइनल डोजेस फॉर्म का मतलब ये होता है कि भाई ऐसी डोजेस फॉर्म, एक सेकेंड होल्ड कीजिए, हाँ जी। तो रेस्पिरेटरी डोजेस फॉर्म हम पढ़ ही चुके हैं। वेजाइनल डोजेस फॉर्म। अब वेजाइनल डोजेस फॉर्म कैसी डोजेस फॉर्म होती हैं? दीज आर डोजेस फॉर्म दैट आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द वेजाइनल कैविटी फॉर आइदर कॉन्ट्रासेप्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर, ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन और लोकल मोनोपैक्युअल सिम्टम्स। यस,
देखिए जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होते हैं ये, जो कि जो वुमेन्स होती हैं उनकी जो वेजाइना मतलब प्राइवेट पार्ट्स में ये इंसर्ट किए जाते हैं, बिकॉज किस लिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उसके लिए वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाए उसके लिए, तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ओरली नहीं दे सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्रली नहीं दे सकते हैं, किसी भी फॉर्म से अगर किसी भी रूट से नहीं दे सकते तो डायरेक्टली ये होते हैं वेजाइनल रूट के थ्रू ही देने वाली मेडिसिन, जो कि सपोजिटोरीज भी होती हैं, इसमें कई सारी फॉर्म्स होती हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि देखिए लेबर के लिए भी दिए जाते हैं, लेबर पेन जो होता है ना उसके लिए भी थोड़ा सा ये उस टाइम इंसर्ट किए जाते हैं, जब किस टाइम, जब प्रेगनेंसी के टाइम, जब जो चाइल्ड है वो होने वाला हो उस टाइम, ठीक है, तो जब लेबर पेन वगैरह होता है तो उस टाइम भी दिए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं इनके, आप आगे पढ़ेंगे फार्मा में तो जब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, कॉमनली यूज वेजाइनल डोजेस फॉर्म इंक्लूड क्रीम, वेजाइनल डोजेस फॉर्म में क्रीम्स भी हो सकती हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली इंसर्ट की जाती हैं, टैबलेट्स भी हो सकती हैं, वेजाइनल जेल्स भी हो सकते हैं, पैसेसरीज भी हो सकती है, पैसेसरीज जस्ट फॉर्म होता है किसका, सपोजिटोरीज का, सपोजिटोरीज जो होती हैं वो साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं, वहीं पे पैसेसरीज जो होती हैं वो छोटी होती हैं, सपोजिटोरीज हो गई, फॉर्म्स हो गई, ऑइंटमेंट हो गए, टैम्पोन्स हो गए, ठीक है, ये सब इंसर्ट किए जाते हैं। अदर इंक्लूड वेजाइनल रिंग्स, वेजाइनल फिल्म्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब है कि आपको नाम याद होना चाहिए, 3-4 जो ये फॉर्म्स है, क्योंकि वेजाइनल ड्रग्स होती हैं, और आपको याद होना चाहिए कि इसका काम क्या होता है, क्यों ये यूज होती है। अब इसमें क्या होता है, जो सपोजिटोरीज होती हैं वो कोका बटर से बनी हुई होती हैं, ये ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो कि इंसर्ट कर दी जाती हैं और ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होकर खुद अपना इफेक्ट दे देती हैं, ठीक है जी, ये हो गया क्लियर, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका है ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म। अब व्हाट आर ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म, मैं आपको पहले भी ये भी बता चुकी हूँ। ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म का मतलब ये होता है भाई कि ये स्टेराइल होती हैं। देखिए ऑप्थेल्मिक मैं पहले बता चुकी हूँ, जो कि आई में डालने वाली प्रिपरेशन होती है, सीधा आई में डालना, कान में डालना, इस तरीके की प्रिपरेशन ये कहलाती है ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म। बहुत ज्यादा स्टेराइल होती है। दीज आर प्रिंसिपली स्टेराइल सोल्यूशन, ये स्टेराइल सोल्यूशन के नाम से ही जाने जाते हैं। ऑइंटमेंट एंड सस्पेंशन, ये ऑइंटमेंट भी हो सकते हैं, सस्पेंशन भी हो सकते हैं, essentially free from particles और substances that might irritate the eye। yes, जैसे कि क्या हो सकता है, कभी कभी ये इरिटेशन भी कॉज कर सकते हैं आईज में कुछ टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन ये क्या होता है, जो जैसे आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ चला गया है ना, थोड़ा सा दिखने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा कंप्यूटर पे काम कर लिया, तो उस टाइम ये आई ड्रॉप्स यूज होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद दे आर मीन टू बी जेंटली अप्लाई टू द आईलिड और प्लेस्ड इन द पॉकेट बिटवीन द आईलिड एंड द आईबॉल। यस, आईलिड जो होता है और आईबॉल्स जो होती है, जो आईबॉल है जो आपको दिख रही है ब्लैक वाली, और आईलिड जो होता है उसके बीच में आप ड्रॉप कहाँ डालते हैं, सिंपल सी चीज है बिल्कुल, ये तो सिर्फ डेफिनेशन है, उसके थ्रू आपको क्योंकि डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी, लेकिन ये डेफिनेशन भी मैंने ऐसी आपको दिए हैं पॉइंट टू पॉइंट, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको याद हो सके। अच्छा, मैम ने वो वाला पॉइंट बताया था कि आईलिड और आईबॉल के बीच में डालनी है ना, जो ये होती है, ये जो आपकी ड्रॉप होती है, तो इस तरीके से आपको जब चीजें याद आ जाएंगी तो आप इजीली उसे लिख पाएंगे, है ना। तो यही मेरा यहाँ पे मोटिव होने वाला। उसके बाद ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म आर कॉमनली यूज टू ट्रीट लोकल ओक्यूलर डिसऑर्डर्स। जितने भी जैसे कि लोकल ओक्यूलर डिसऑर्डर्स, मतलब आंख के अंदर का कोई भी डिसऑर्डर हो तो उसे ट्रीट करने के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। और अगर जैसे कि कॉमनली यूज टू ट्रीट लोकल ओक्यूलर डिसऑर्डर्स, किसी भी तरीके के अगर लोकल प्रिपरेशन है, ठीक है, वहां पे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वहां पे भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन यूज होती है। उसके बाद एग्जांपल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, कहीं भी, वो प्राइवेट पार्ट हो सकता है, वहां पे भी बहुत टाइम ये यूज होते हैं, क्या बोलते हैं आपके, ऑइंटमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, ऑइंटमेंट्स यूज होते हैं जो कि किसके होते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से ही बने हुए होते हैं। उसके बाद इंट्राओक्यूलर डिसऑर्डर, एग्जांपल यहाँ पे ग्लूकोमा की अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई तो उस टाइम भी ये यूज होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये सारी चीजें आपने आ गई होंगी समझ। इफ अगर नहीं आई हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, जिस दिन डाउट सेशन होगा उस दिन सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, है ना। अगर किसी को 1-2 डाउट रह गया होगा। नेजल डोजेस फॉर्म, नेजल डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, नेजल फॉर्मुलेशन आर नॉन स्टेराइल एक्वस बेस्ड सिस्टम, ये नॉन स्टेराइल होते हैं,
नेजल डोजेस फॉर्म जो होते हैं नॉन स्टेराइल, मतलब नॉन स्टेराइल का मतलब ये नहीं होगा कि बिल्कुल भी स्टेराइल नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये होंगे कि जो बहुत ज्यादा स्टेराइल होते हैं, जैसे कि पेरेंटल प्रिपरेशन हो गया, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हो गया, बहुत ज्यादा स्टेराइल होता है, नाम भी इनका स्टेराइल प्रिपरेशन, स्टेराइल के नाम से ये जाने जाते हैं। लेकिन वहां पे अगर हम बात करें नेजल डोजेस फॉर्म की, तो ये नॉन स्टेराइल होते, ज्यादा स्टेराइल नहीं होते हैं, एक्वस बेस्ड सिस्टम दैट आर इंस्टॉल्ड विद इन द स्प्रे इनटू द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में स्प्रे के थ्रू ये दिए जाते हैं, फ्रॉम अ ड्रॉपर, कभी कभी ड्रॉपर के थ्रू भी, और फ्रॉम अ प्लास्टिक सीक्वेंस बॉटल, और या फिर प्लास्टिक की कोई बॉटल होती है डायरेक्ट, जैसे कि वो आई ड्रॉप वाली आपने फोटो देखी थी, एक सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से देखिए ये है यहाँ पे, ये देखिए नेजल, ये इस तरीके की बॉटल से भी डायरेक्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, दे आर periodically employed for the treatment of local disorder, infection, congestion and allergic रेहनिटेज, मतलब है नाक में कोई खुजली हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम ये नेजल जो ड्रॉप्स होती है, नेजल डोजेस फॉर्म जो होती है वो यूज होती है। नेजल प्रिपरेशन व्हेन एब्जॉर्ब्ड थ्रू द नेजल म्यूकोसा टू अचीव सिस्टमिक इफेक्ट, राइट, नेजल म्यूकोसा के थ्रू ये इंसर्ट की जाती है, जिससे कि ये क्या करती है, सिस्टमिक इफेक्ट दे सके। ठीक है जी, तो आई होप नेजल ड्रॉप से भी समझ में आ गया, सारी चीजें जनरली है, नेजल से समझ जाओ नाक में डालने वाली दवाई, ऑप्थेल्मिक से समझ जाओ कि स्टेराइल प्रिपरेशन होती है सबसे ज्यादा, इससे क्या बनते हैं भाई, इससे आपके इंजेक्शन वगैरह बनते हैं, और आंख में डालने वाली ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मतलब आंख में डालने वाली ड्रॉप, कान में डालने वाली ड्रॉप। ठीक है, इसी तरीके से जनरली आपको ये सारी चीजें भाई याद कर लेनी है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद यहाँ पे ओटिक डोजेस फॉर्म, राइट, ओटिक डोजेस फॉर्म क्या होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पेरेंट्रल में ये आ जाते हैं, ये पेरेंट्रल में भी आ जाते हैं, और ये यहाँ पे आपके ओटिक के नाम से भी अलग से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। दीज आर नॉन स्टेराइल एक्वस सॉल्यूशन और सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड विद ग्लिसरीन और अदर सॉल्वेंट एंड डिसअपियरिंग एजेंट दैट आर इंस्टॉल्ड इनटू द ईयर कैनल एंड ट्रीटमेंट लोकल डिसऑर्डर, राइट, ये कान में डालने वाली दवाइयाँ होती हैं, इन्हें बोलते हैं, अगर हम इन्हें क्लासिफाई करें, और वैसे तो जो मैंने आपको बताया पेरेंटल प्रिपरेशन होती है, ठीक है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती है, ऑप्थेल्मिक मेनली आई के लिए, ठीक है, मेनली आई के लिए होती है, पेरेंटल इंजेक्शन वगैरह हो गए, आपका जो नेजल है वो नाक के लिए हो गई, और जो ओटिक है वो आपके कान के लिए हो गई। ठीक है, ओटिक जो है वो किसके लिए हो गई, ईयर के लिए हो गई। ठीक है जी, चलिए ठीक है, सो आज का सेशन हम यहीं ऑफ करते हैं। आज हमने ये पूरा पढ़ लिया अपना डोजेस फॉर्म मैंने आपको पढ़ा दिया, क्लासिफिकेशन में उसका एक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है कि हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जो मेन आएगा, जो मेनली हम क्लासीफाई करते हैं वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, जो कि किससे होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म ऑफ द डोजेस फॉर्म, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, मेनली क्लासीफाई वैसे ही किया जाता है डोजेस फॉर्म को। लेकिन अगर हम दोनों तरीके से कर दोगे आप एग्जाम में, फुल एंड फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओके डियर स्टूडेंट, डाउट सेशन में आपके सारे डाउट क्लियर करवाए जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और डाउट सेशन में, जिस दिन डाउट सेशन होगा सैटरडे वाले दिन, सारे क्वेश्चंस मैं भी आप लोगों से पूछूंगी। जो बच्चे आंसर सही करेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा हमारी तरफ से। जो बच्चे मेरे हर सेशन में कुछ ना कुछ डाउट सेशन में मेरे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, मैं जो भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, सारी चीजें बताई हैं, समझाई हैं, तो कुछ भी इसमें डाउट नहीं बचेगा। एक हफ्ते में जितने टॉपिक्स हो जाएंगे, सबके डाउट मुझे चाहिए हैं आप लोगों से, सारे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो बिना डाउट के फटाक से आपने आंसर करना है। नोट्स कौन कौन बनाएगा अपने, वो भी मुझे दिखाइएगा अपने। ओके स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू सो मच।